अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कैसी जा रही हैं स्टडीज़? उम्मीद करती हूँ कि आपके पेपर्स की तैयारीज़ अच्छी जा रही होंगी और जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज मैं उन्हीं वीडियोज़ में से एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। एमजीटी 311 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फाइनल टर्म के हवाले से। इनको देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको साथ में कुछ और चीज़ें भी बता दूँगी। चलें पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद जो है वो गाइडेंस दे दूँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि मैं इन एमसीक्यूज़ के साथ रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी तो हो सकता है कि एमसीक्यू से आपके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएँ, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छी तरह से पूरी वीडियो सुनिएगा। तो सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल नीड इन द पिरामिड ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। कि मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी पेश की थी, उसमें से सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है? तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, जो सबसे जो है वो हाई लेवल की नीड थी। मेरे लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब किया था। और मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पे जितने मैं एमसीक्यूज़ बता रही हूँ या इसमें अगर मैं किसी का रेफरेंस दे रही हूँ, तो आप जो है वो मेरी सब्जेक्टिव की जो मैंने फ़ाइल बताई थी उसमें भी मैंने उसमें काफ़ी डिटेल बात बताई हुई है, और लेक्चर्स में भी, तो वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ पब्लिक बजट, फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी ये जो सारे इश्यूज़ हैं पब्लिक बजट के, फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन के, बजट बन गया तो उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है और फिर कंट्रोल क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन संभालता है? जो हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि हमारा जो है वो फाइनेंशियल जो कमीशन है वो संभालता है ये सब कुछ, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डैश, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की मैनेजमेंट करती है पब्लिक की? तो पब्लिक के जितने प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिक को लेके, उनकी चाहे सेफ्टी को लेके हैं या उनके लिए जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आती है वो सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। उसके अलावा है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स रेफर टू द, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेवल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उनको टीयर्स बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेवल्स होते हैं, लेयर्स या प्लान्स नहीं बोला जाता उनको। द सिस्टमैटिक अप्रेजल दैट ऑकर्स एनुअली और सेमी एनुअली इज टर्म्ड एज, यानी कि जो साल में एक बार या साल में दो बार अप्रेजल किया जाता है। अप्रेजल का मतलब होता है कि आप जो है वो सारी प्रोग्रेस चेक करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अप्रेजल होता है, ठीक है। हर चीज़ उसमें उनकी चेक की जाती है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा अप्रेजल होता है? तो वो फॉर्मल अप्रेजल होता है, और जो डे बाय डे होती है उसे इनफॉर्मल अप्रेजल कहा जाता है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक गवर्नमेंट का मेन गोल क्या है, क्यों बनाई जाती है गवर्नमेंट? तो इसका मेन गोल अकॉर्डिंग टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर ऑफ द पीपल है, कि लोगों की भलाई के लिए कोई भी प्रोग्राम बना है, कोई भी काम हो रहा है, उसका मेन मकसद क्या है? लोगों की भलाई। अगली चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉमनली यूजेज द कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर। तो हमने मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है मुख्तलिफ लिहाज से, ठीक है। तो जो कस्टमर के लिहाज से डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर होती है? वो होती है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर्स के लिहाज से हुई होती है कि यहाँ पे जो है वो कर्ज लेने वाले हैं, यहाँ पे आप जो है वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं, यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो कस्टमर्स की नीड्स के लिहाज से जो है वो वहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि नीड एनालिसिस करने के लिए ट्रेनिंग, नीड की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं, उसके एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है या कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी पता चल जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ से सर्वे करके भी और जॉब एनालिसिस करके भी, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। हेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ लोकेटेड इन, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बजट, तो बजट की टाइप्स आप लोग पढ़ चुके हैं और उसमें आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो कॉस्ट बजट जो है या उसमें शामिल नहीं है, वो कैश बजट है, ठीक है। तो कॉस्ट बजट 102 उसमें शामिल नहीं है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द हाई डिग्री ऑफ अथॉरिटी टू द टॉप मैनेजमेंट ओनली फॉर द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास जो है वो अथॉरिटी होती है तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ रिफॉर्म्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, कि जो पब्लिक रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है, हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स हुए, हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो रिफॉर्म्स का मेन फोकस क्या था, क्यों किए गए थे वो रिफॉर्म्स? के पहले यानी हमारा और सिस्टम था, और अब जो है डिविजन्स बना, डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई, फिर प्रोविंसेस वगैरह बनाए गए। तो ये क्यों किया गया, ये रिफॉर्म्स क्यों किए गए, क्यों सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चेंज किया गया? तो मेन चीज़ जो मेन वजह थी वो थी एफिशिएंसी को इन्हेंस करना, कि काम जल्दी हो सकें और हर एक तक जो है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज पहुंच सकें। तो टू एनहेंस एफिशिएंसी वाज द मेन फोकस। द मैनेजरियल पोजीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग स्केल, कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें मैनेजरियल पोजीशन किस स्केल से शुरू होती है? तो 17 स्केल से, और इससे ऊपर ऊपर मैनेजरियल पोजीशन
पोजीशंस होती हैं और इससे नीचे नीचे नॉन मैनेजरियल स्केल्स होते हैं। क्योंकि जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका अलग सिस्टम होता है और इधर अलग, लेकिन 17 ही मोस्टली फिर भी होता है। वहाँ पे 16 में भी वैसे होते हैं मैनेजर्स, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में 17 पे होते हैं। अ विजिबल एक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जो एक दिखाई देने वाला एक्शन होता है वो बिहेवियर कहलाता है, और जो नॉन विजिबल होता है उसे एटीट्यूड कहते हैं। यानी जो महसूस तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता वो एटीट्यूड होता है, और जो दिखाई देता है वो बिहेवियर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टर्म परवेसिवनेस ऑफ प्लान। परवेसिवनेस ऑफ प्लान क्या होती है कि यानी सिर्फ टॉप लेवल पे एग्जिस्टेंस हो प्लान की, या सिर्फ लोअर लेवल पर हो, या सिर्फ मिडिल लेवल पर हो, या ऑल लेवल्स पर हो। तो ऑल लेवल में एग्जिस्टेंस हो प्लान की वो होती है परवेसिवनेस ऑफ प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए पहला स्टेप क्या लिया जाता है, तो पहला स्टेप जो होता है वो रिक्रूटमेंट का होता है। उसके बाद फिर बाकी जो है जॉब ऑफर करने तक सारे सिस्टम चलते रहते हैं। उसके बाद व्हेन द सुपरवाइजर कम्युनिकेट्स टू हर सबऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट्स हर अबाउट द प्रोजेक्ट, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज। यानी जब एक सुपरवाइजर कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, फिर उसकी रहनुमाई करता है प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है? ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जैसी बात है एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर ले, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। इन विच ऑफ द ईयर एडम स्मिथ हैड रिटन वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ की बुक है, तो ये कौन से ईयर में जो पब्लिश हुई थी? ये 1776 में पब्लिश हुई थी। अब इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। और ये भी हो सकता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि 3 चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं, एडम स्मिथ का नाम, उसकी बुक का नाम, और वो कब पब्लिश हुई थी। ये 3 MCQs किसी भी लिहाज से आ सकते हैं, तीनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे द इन डेप्थ स्टडी ऑफ टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज रेफर्ड एज। जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं ऑन द होल एक प्रोजेक्ट की हर लिहाज से, यानी उसकी इकोनॉमी के लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से, टेक्निकल लिहाज से, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है क्रिमिनल और सिविल केसेस के लिए? तो वो सिविल कोर्ट है, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट जो होती है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे फेडरल लेवल पे होती है, और सेशन कोर्ट्स जो होती हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं जो हमारी तहसील लेवल पे भी होती हैं, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस दैट हु विल कम्युनिकेट्स टू वूम इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सी चीज़ है जो बताती है कि किसने किसको कम्युनिकेट करना है, यानी कौन किसको जवाब दिया या किसने किससे जवाब मांगना है। तो ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है उसमें सबको पता होता है कि मुझे किसको जवाब देना है, मुझे अपनी प्रोग्रेस किसको बतानी है, जब कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे किससे जाके कम्युनिकेट करना है। तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर से ये चीज़ पता चलती है। आगे ऑटोनमस बॉडीज़ आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय द डैश। कि जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, जैसे अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं ऑटोनमस बॉडीज़, लेकिन ऑटोनमस बॉडीज़ के अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। इस लिहाज से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से, यानी कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद संभाल रही होती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकती उनकी मिनिस्ट्रीज़, ठीक है। तो क्योंकि उनके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इस वजह से जो उनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकती। तो ये 20 का राइट ऑप्शन है। द लीडरशिप विच एक्सरसाइज इन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन टू अचीव इट्स गोल इज टर्म्ड एज। कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप होती है गोल्स को अचीव करने के लिए, वो कौन सी लीडरशिप है? तो वो मैनेजरियल लीडरशिप है। जैसी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर होता है जो गोल सेट करता है और उसको अचीव करता है, तो मैनेजर हो गया। तो जब वो लीडरशिप करेगा तो वो कौन सी लीडरशिप हो जाएगी? मैनेजरियल लीडरशिप। आगे है इन केस ऑफ फेडरेशन द अकाउंट्स ऑफ द कंट्री आर प्रेजेंटेड टू वूम बिफोर प्रेजेंटिंग इन द असम्बलीज। के फेडरेशन के लेवल पे, फेडरल लेवल पे जब अकाउंट्स यानी कि जब बजट वगैरह बनाए जाते हैं मुल्क के लिए, तो असम्बली में प्रेजेंट करने से पहले किसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट पास करता है तो उसके बाद असम्बली में पेश किए जाते हैं और असम्बली में फिर पास होते हैं। फिर उसके बाद द बुक दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज नेम्ड एज। यानी कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में मुकम्मल उनकी प्लेसमेंट, उनका प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, इसके बारे में कौन सी बुक है? उसे कहते हैं ईस्टा कोड। ईस्टा कोड बुक है, इसका नाम याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी जब आप एम्प्लॉय किसी को सिलेक्ट कर रहे होते हो, जब किसी भी लेवल पे सिलेक्शन हो रही होती है, तो उसका सबसे आखिरी प्रोसेस क्या होता है? आखिरी स्टेप क्या है? जॉब ऑफर। यानी सब कुछ जब आप कर लेते हो, जब आप उसकी रिक्रूटमेंट करके, सिलेक्शन करके, इंटरव्यूज़ करके, पे रिटर्न पेपर लेके, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके, तो आखिरी स्टेप क्या होता है कि आप उसको जॉब ऑफर कर देते हो। आगे है द पे एंड सर्विस कमीशन जो बना था 1962 में, हैड रिड्यूस्ड द ग्रुप ऑफ सर्विसेज इनटू डैश। तो 1962 में जो है वो 56 में बना था, 62 में इसको रीडिज़ाइन किया गया और इसके जो ग्रुप्स थे उनको कम कर दिया गया, और उनके कितने ग्रुप्स रह गए, कितने लेवल्स रह गए? 7 ईयर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टर्ब्स एंड इंटरफेयर्स द कम्युनिकेशन, यानी कौन सी चीज़ है जो डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं, वो होता है नॉइज़। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन में ये चीज़ें पढ़ी। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन का बीच में जो है वो कुछ ना कुछ तरीका होता है, यानी कि जो ज़रूरत होती है, तो उसके दरमियान जो डिस्टॉर्शन पैदा कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। कहते अगला है यूज़ ऑफ प्रोसेसेस टू चेंज रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि चीज़ों को, यानी कि रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर कहते हैं टुगेदरनेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स इज टर्म्ड एज, यानी कि ग्रुप के जो मेंबर हैं उनकी टुगेदरनेस, उनका इकट्ठे होने को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं टीम कोहेसिवनेस। ठीक है, जितनी टुगेदरनेस ज़्यादा होगी इतनी उसकी बाउंडिंग, इसकी कोहेसिवनेस बढ़ेगी। द इशूइंग ऑफ लाइसेंसेज एंड परमिट्स by district magistrate is categorized under which of the following function of district administration, कि जो लाइसेंस के इश्यूज़ होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन किसी चीज़ के लिए नहीं हो, तो ये सारे इश्यूज़ किस चीज़ के अंडर आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसके अंडर आते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच टू पार्टीज इंटरेक्ट टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट जॉइंटली इज टर्म्ड एज, यानी कि जब दो पार्टीज बैठती हैं और अपनी किसी कन्फ्लिक्ट को, जिस पे दोनों के इख्तलाफात हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उस बात को क्या कहते हैं, निगोशिएशन, यानी कि वो नेगोशिएट कर रही हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। द टीम विच वर्क्स टुगेदर टूवर्ड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क असाइंड इट इज़ बेस्ट टर्म्ड एज, यानी कि एक वर्क असाइन किया गया है और उसके लिए जो काम, जो टीम सिर्फ एक काम के लिए वो बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्वालिटी सर्कल। ठीक है, एक काम उसको असाइन किया गया और वो उसी के पर उस अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस्ड जो है वो टीम बनाई गई है, तो उसे क्वालिटी सर्कल कहते हैं। ठीक है, द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर द हेड ऑफ, हमने जो है वो एग्जाम पढ़ी थी कि कितने किस्म की जो है वो हमारी हुकूमत के पास जो है वो पैसे आते हैं, कुछ टैक्स होते हैं, कुछ नॉन टैक्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से जो आती हैं चीज़ें उसे नॉन टैक्स रिसिपेंट कहते हैं, यानी वहाँ से जो पैसे आते हैं वो टैक्स में नहीं आते, ये नॉन टैक्स रिसिपेंट होती है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर आल्सो कॉल्ड, के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स को और क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्रिज्मेटिक लीडर्स कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है वो बताया गया कि NFC बनाया जाएगा या NFC बनेगा, तो वो है 160 आर्टिकल, उसकी पहली शिक, उसमें ये बताया गया कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट होगी। वो इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन विद सम पर्पज़, यानी कौन इब्तदा करता है कम्युनिकेशन की किसी खास मकसद के लिए, तो सेंडर को काम पड़ता है, तो वो इब्तदा करता है अब कम्युनिकेशन की, फिर रिसीवर जो है वो उसे रिसीव करता है और फिर जो है वो डी कोड करता है और फिर उसको उसका जवाब देता है, लेकिन इनिशिएट कहाँ से होती है, सेंडर से होती है। फिर उसके बाद नीपा स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमने देखा था ना कि जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है कि एक के साथ दूसरा लगा हुआ, दूसरे के साथ तीसरा लगा हुआ, उसी के साथ अंडर। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इतनी ज़्यादा जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक होने का खतरा होता है। बाकी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प भी होती है, एम्प्लॉय सोशलाइज भी होते हैं, ये सारे तो इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर को पता चलते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ पता चलते रहते हैं जब सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो लीक भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ गया द डिसीजन मेकिंग डन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक ऑफ 2005 इन पाकिस्तान इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ डैश, कि जो 2005 में हम जलजिला आया उस के टाइम पे जो डिसीजंस लिए गए, ठीक है, ये किस किस्म के डिसीजन की मिसाल है। अब देखिए अर्थक्वेक बता के थोड़े आता है, नहीं ना बता के आता, तो ऐसे टाइम पे जो अचानक सिचुएशन बनी और अचानक आपको डिसीजन लेने पड़े, तो ये कौन से डिसीजन होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड या रिपीटेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। उसके बाद द कंट्रोलर एग्जामिनेशन इज़ द यूनिवर्सिटी इज़ टर्म्ड एज, ठीक है, कि अब जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोलर एग्जामिनेशन है कि एग्जाम को कंट्रोल करने वाला है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल है। ठीक है, वो लेवल नहीं है, ये उसका टीयर नहीं है, स्पैन भी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल रोल है उसका, कि ऑर्गेनाइजेशन का वो एक किरदार अदा कर रहा है कि उसको वो कंट्रोलर है एग्जाम का। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के ऊपर सुपरवाइजर होता है ना, उसकी बात करें। अब ये देखिए ये 41 वाला भी और ये 40 वाला भी, ये दोनों ऐसी हैं कि हमारे सिलेबस में से तो हैं, मतलब कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोग्राम डिसीजन और प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल रोल लेवल क्या होते हैं, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल्स के जरिए हमसे पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है, कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो कहीं से भी एग्जाम्पल ले आएंगे और आपसे उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली हमारे पेपर में आते हैं। इस वजह से मैं ये कहने लगी थी कि मैं कोशिश की है कि मुझे जितने इस किस्म के मिले हैं क्वेश्चन मैंने उनको ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो इस तरह के कंसेप्ट हैं डिसीजंस की टाइप्स के बारे में या बजट की टाइप्स के बारे में, ठीक है, इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिलेक्शन की टाइप्स के बारे में,
उनके बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, ताकि इस तरह की कोई भी सिचुएशन वो दे दें तो आपको पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशनल क्वेश्चन तो हर बार न्यू सिचुएशन के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि मेरी फाइल में मौजूद हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और कंसेप्ट्स आपके मेरे लेक्चर से अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा MCQs जितने मेरे से हो सके मैंने दिए हैं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, पेपर बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकी। लेकिन यह कि रिपीट करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो MCQs हमारे आते हैं वो हमारे मिड के बाद जितने फाइनल टर्म से पहले पहले क्विज़ हुए होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जितने क्विज़ हुए थे 2 या 3, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें से जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो उनकी मैंने फाइल्स अपलोड की थी, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं उन फाइल्स का भी जो है वो नीचे लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी ज़रूर देख लीजिएगा उनको, क्योंकि वहाँ पे मैं दोबारा उनको लिख देती फ़ायदा नहीं था। तो उनको उन फाइल्स को भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें तो इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। अगला है कि इंस्टीड ऑफ हैविंग वेरियस रिसोर्सेज एट इट डिस्पोजल, वापटा इज़ अनएबल टू मीट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स ऑफ द कंट्री। ये देखें, अब एक और मिसाल वाला आ गया कि अब जो हमारी वापटा है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, यानी कि बहुत स्लो है। तो हम क्या कहेंगे कि वापटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? क्या वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ओवर एफिशिएंट है, या नोटोरियस है, या लेस एफिशिएंट है? तो ऑफकोर्स अगर वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही कि जो हमारी डिमांड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से उसको पूरा कर सके, तो ज़ाहिर सी बात है वो लेस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी, ये ऊपर एक मिस हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लोज इंट्रैक्शन ऑफ पीपल। कि जब लोगों की जब बहुत ज़्यादा क्लोज इंट्रैक्शन होती है तो नेचुरल आउटकम क्या है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है, झगड़ा क्लैश वगैरह नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है ये होता रहता है, ये एक नेचुरल आउटकम है। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक ऑफ चेस्टर आई बर्नर्ड? चेस्टर आई बर्नर्ड की बुक का नाम क्या है? तो द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये बुक है चेस्टर आई बर्नर्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? के हमने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप भी पढ़ी है अपने लेक्चर में, बहुत डिटेल से सारे कंसेप्ट क्लियर किए, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मस्ट कीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। तो इसकी अच्छा अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब कोई फैसला करना होता है तो बहुत टाइम लगता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स होती है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल्स आ जाते हैं, एक बंदे को 2-3 लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है, तो मीटिंग्स में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पावर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मल मैनेजमेंट पोजीशन अ मैनेजर होल्ड्स? यानी कि ये किस किस्म की पावर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को मिलती है कि वो अपनी मैनेजमेंट पोजीशन पे जो है वो उसके पास पावर होती है। तो ये लेजिटिमेट पावर होती है, यानी कोई भी फॉर्मल पावर अगर मिलेगी ना, यानी अगर एक पुलिस वाले के पास पावर है कि वो किसी को पकड़ सकता है चोर को, तो वो उसे एक फॉर्मल लेजिटिमेट पावर मिली हुई है कि उसे उसकी पोजीशन ने दी है, ये उसकी ज़ाती पावर नहीं है। तो जो पावर आपको ऑर्गेनाइजेशन की उस पोजीशन से मिले वो लेजिटिमेट पावर होती है। आगे है इन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट प्रीएमेबल मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो हमारा 1973 का आइन है, उसमें प्रीएमेबल का क्या मतलब है? प्रीएमेबल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रो है उसे प्रीएमेबल कहते हैं, प्रीएम्बल। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज दैट बुक नेम्ड एज जनरल 38 एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फॉल वाज पब्लिश्ड? कि हेनरी फॉल ने ये बुक लिखी जनरल 38 एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक का नाम भी याद रखना और ये भी याद रखना है कि ये हेनरी फॉल ने लिखी। अब ये हमने देखना है कि ये किस ज़बान में पब्लिश हुई थी, तो ये फ्रेंच ज़बान में पब्लिश हुई थी। उसके बाद PAAS स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। उसके बाद और आखिरी है टू स्पेसिफाई हु रिपोर्ट्स टू वूम इज़ टर्म्ड एज, यानी कौन किसको जवाब देगा, इसका क्या मतलब होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की ज़ुबान में इसे कहते हैं हायरार्की, ठीक है। जब हायरार्की होती है, एक लेवल्स बने होते हैं, तो पता होता है कि कौन किसको जवाब देगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ MCQs जो इंपॉर्टेंट थे हमारे फाइनल टर्म के लिहाज से। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी हेल्प होगी और आपके पेपर में ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।